नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप जानते हैं कि आज का दिन सियासी घमासान वाला दिन है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा चेहरा जो है वो शामिल हो चुका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। महाविकास आघाड़ी संयुक्त पत्रकार परिषद जो लिखा हुआ है, महाविकास आघाड़ी संयुक्त पत्रकार परिषद। और इस संयुक्त पत्रकार परिषद यानी कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई हैं वो आपके लिए बहुत दिलचस्प हो सकती हैं, क्योंकि इसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया है कि कैसे 2024 का चुनाव हराने में महाराष्ट्र, बीजेपी को हराने में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सीटों के नाम पर दूसरे नंबर का राज्य है देश में। महाराष्ट्र जो है वहां 48 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और इस महाराष्ट्र राज्य में जिसकी जीत हो गई, वही 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पाले में कर सकता है। क्या यहां से महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के लिए वो रास्ता जो है और आसान बनाने जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल। और इस आसान रास्ते के लिए क्या कुछ करना होगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर आज सीटों का बंटवारा हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच आज सीटों का बंटवारा हो चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है वो और पहले नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी एनसीपी, और ये तीनों मिलकर जो सीटों का बंटवारा इन तीनों ने 48 सीटों के लिए किया है, वो बहुत ही शानदार बंटवारा कहा जा रहा है। और इसके साथ आगे की रणनीतियां भी साफ हो गई हैं कि कैसे यहां से बीजेपी को, एनडीए को हराने का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी ने इंडिया गठबंधन को, अपने पूरे विपक्षी गठबंधन को दे दिया है। आप जानते हैं कि उधर नितिन गडकरी जो हैं वो हैरान परेशान हैं। उनको किसी भी रूप में हराने के लिए तैयार बैठी है उनकी ही पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, खबरों में ऐसी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ जो शिंदे सरकार है वो भी अब तब में है। और उसके साथ साथ इधर अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो क्षत्रिय समाज बहुत ही ज्यादा कहें तो नाराज है। और तीसरी तरफ आप देखें तो बिहार में ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज है। ये सब बीजेपी से नाराजगी की बात कर रहा हूं। इन सब के बीच अगर उद्धव ठाकरे का गुट, शिवसेना गुट जो है वो, और एनसीपी जिसके मुखिया हैं शरद पवार, और उसके साथ साथ नाना पटोले जिसके मुखिया हैं महाराष्ट्र में यानी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप देखिए तीनों तस्वीरें में, आप तीनों की तस्वीर देख लीजिए। और ये जो यहां से जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताता हूं कि सीटों का बंटवारा किस ढंग से हुआ है। 21 सीटों पर, जी हां 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो चुनाव लड़ेगी। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 21 सीटों पर 48 में से 21 सीट्स जो हैं वो शिवसेना को दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर यानी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 48 में आउट ऑफ 48 कांग्रेस पार्टी फाइट करेगी 17 सीट्स पर। और एनसीपी 10 सीटों पर, जी हां शरद पवार का गुट जो है एनसीपी जो है वो 10 सीटों पर, इस ढंग से पूरे 48 सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया है। आप जानते हैं कि इसमें एक बात और चल रही थी, और कुछ एक और दूसरी पार्टियां, छोटे दल जो हैं उनके लिए भी बातें हो रही थीं, लेकिन वो अब साथ नहीं आए हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे, उन दोनों से आपका पहले परिचय करवाता हूं और इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक का, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे दीपक जी के पास आना चाहता हूं। पहले दीपक जी, इस फॉर्मूले से कितना यहां मजबूत दिखाई देने लगा है महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र का, या इंडिया गठबंधन, इस देश में विपक्षी दलों का एकता जो है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी एकता कितनी यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है? राजीव जी, महाराष्ट्र का जो मामला था वो कुछ ऐसा था
कि यहाँ पर कथित ऑपरेशन, क्या मेरी आवाज आ रही राजीव जी? क्या दीपक मेरी जी की आवाज आ आवाज रही है नहीं आ आपको? रही है, लेकिन आते हैं, जोड़ता हूं दीप। अच्छा जी ठीक है, जी दीपक जी जी बोलिए। जी प्लीज। जी जी मैं ये कह रहा था कि महाराष्ट्र वो राज्य था जहां पर सर्वाधिक नुकसान लोकतंत्र को अगर कहीं पहुंचाया गया जिन राज्यों में कथित ऑपरेशन लोटस के द्वारा, तो उसमें महाराष्ट्र थी। आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से दो प्रमुख दलों को तोड़ा गया, और दोनों ही बहुत प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी पार्टियां, या उनके नेता बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फिर से सरकार में लौटाने के लिए एक तरफ एनसीपी को तोड़ा, उनके सगे भतीजे को तोड़ा, उसके साथ ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ उनके बहुत सारे लोगों को अलग कर दिया था। तो एक प्रकार से कहे कि वहां के लोगों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी थी। देखिए आज भी एनसीपी चाहे कोर्ट के जरिए वो उनके अजित पवार वाला जो गुट है उसको मान्यता मिल गई हो, लेकिन आज भी लोगों के मन में अगर लगता है कि एनसीपी अगर कोई है तो वो निश्चित रूप से जो है वो शरद पवार का ही गुट है। उसको एक तरह से, जिसको कहते हैं कि दिल पे अगर कोई राज करता है तो अजित पवार का गुट नहीं करता, वो शरद पवार का गुट करता है। ऐसे उद्धव ठाकरे, वो शिवसेना के जो बाल ठाकरे की विरासत को लेके वो आगे चलते हैं। आज भी देखिए उन्होंने कई बार उल्लेख किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आप दिखाएंगे तो उसे बहुत कई बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाल ठाकरे के ही रहमो करम पर थी और उन्हीं के बल पे यहाँ आगे बढ़ी। खैर अब हम जो इस पे आते हैं, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इस प्रकार से तीन तीन पार्टियों के बीच तालमेल संभव नहीं होगा। इसमें मुख्य रूप से 3 सीटों को लेकर बहुत ज्यादा मामला फंसा हुआ था। लेकिन ये तीनों दल जान गए थे कि कांग्रेस, शिवसेना और उद्धव ठाकरे का गुट जो है शिवसेना का, कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम तीनों का बड़ा नुकसान होगा। और समय के साथ साथ देखिए इंडिया गठबंधन में सबसे पहले साथ आने वाले ये लोग थे और बड़े मजबूती से आखिर तक ये लोग खड़े रहे। अभी भी देखिए इंडिया गठबंधन के तीनों जो है, कांग्रेस तो खैर है ही, उसका नेतृत्व कर रही है, लेकिन शरद पवार भी कभी टस से मस नहीं हुए और दूसरा जो है उद्धव ठाकरे नहीं हुए, उनकी तमाम बैठकों में गए। अब आज जो हुआ है, सीटों का जो फार्मूला है वो भी बड़ा बेहतरीन है। इसमें 3 सीटें जो है उसको लेके पेच फंसा हुआ था। एक भिवंडी की, एक सांगली की और एक उत्तर मुंबई की जो सीट थी। इन तीनों को लेके बहुत समय से पेच फंसा हुआ था, लेकिन उसको भी बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिया गया। भिवंडी जो है वो, वहां भी एक तरह से मामला ये था कि बंबई का एक सबर्ब है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वहां पर सुरेश म्हात्रे जो है उनके बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको वहां पर टिकट दे दी गई है। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की एक तरह से वारिस कही जाती हैं, उनको वही उनकी चिर परिचित बारामती की जो सीट है वो जो है उसको वहां पर से चुनाव लड़ने जा रही है। राजू जी देखिए देश में 2 सीटें ऐसी थी कि जहां पे सर्वाधिक मतों से नेता जीतते थे, शरद पवार, और दूसरा जो हाजीपुर से रामविलास पासवान जीता करते थे। उसी मुकाबले की बारामती की सीट है, वो सीट ऐसी है जो एनसीपी का गढ़ मानी जाती है। उसमें सुप्रिया सुले जो है उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। आज जो गठबंधन हुआ है, उन्होंने जो एक तरह से सारी सीटों का जो डिक्लेरेशन किया गया है, बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया गया, बहुत ही तेजी से लिया गया। ऐसा नहीं रहा कि कोई बहुत ज्यादा पेच फंसा हो, कोई नाराज होकर चला गया हो, कोई छोड़ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो छींका टूटने की जो उम्मीद लगाए बैठी थी बिल्ली, राजनीतिक बिल्ली, वो जो है वो पूरा नहीं हो पाई उनकी अपेक्षा। और महाराष्ट्र जो है बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है। इसको हमें, हमारे दर्शकों को आज ही समझ लेना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार, वहां की स्थिति जो है काफी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी राजनीतिक लड़ाई अगर कहीं पे हमें देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कांटे की टक्कर, तो आपको यहां पर दिखेगी। लेकिन इस गठबंधन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सीटों पर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। दूसरी, एनसीपी का वो गुट जो अजित पवार, छगन भुजबल आदि जो लोग हैं, प्रफुल्ल पटेल वगैरह हैं, उनको जनता का सामना करना अच्छा खासा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो शरद पवार के बल पर बड़े हुए हैं, चाहे आप प्रफुल्ल पटेल से ले लीजिए या उनके भतीजे अजित पवार को लीजिए। दूसरा, शिवसेना के बाल ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे जी के कारण जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे बने, आपको पता है कि वो एक दूसरे, मतलब दूसरे तरह के कामों में थे लेकिन उनको महत्व दिया गया शिवसेना में। वो निश्चित रूप से बाल ठाकरे के समय तक वो काफी जिम्मेदार और बड़े निष्ठावान नेता थे, लेकिन उन्होंने पाला बदला तो अब लोगों के मन में उनके प्रति बहुत इज्जत नहीं रह गई है। उन्हें भी उन्हें भी मैदान में उतरना काफी मुश्किल होगा राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है।
आप बहुत सारी बातें हम करेंगे दोस्तों इस ब्रेकिंग न्यूज में। आप जो बाद में जुड़े हैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस ब्रेकिंग न्यूज में आपके पास जो खबर लेके हम आ रहे हैं वो ये है कि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हो गया है। महाविकास आघाड़ी, आप जानते हैं महाविकास आघाड़ी में 3 दल हैं, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना है और साथ में एनसीपी है शरद पवार का। और इन तीनों दलों के बीच न सिर्फ बंटवारा बल्कि इस बंटवारे के, सीटों के बंटवारे के क्या मायने हैं, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं और कौन कहां से लड़ने जा रहा है इस पे भी बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपको बता ही रहे थे। और महाराष्ट्र क्यों जरूरी है, महाराष्ट्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे पे आज तक हम और दूसरे राज्यों की ब्रेकिंग लेकर नहीं आए, लेकिन आज महाराष्ट्र पे क्यों लेके आ रहे हैं ये आपको समझना होगा। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद अगर कोई राज्य है तो वो दूसरा नंबर जो है वो महाराष्ट्र का है। 48 सीट्स, 48 सीटें, और 48 महाराष्ट्र की और 40 बिहार की। क्या 40 और 48 यानी कि 88 सीट्स दोनों मिलाकर कमाल करने जा रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र मिलकर इस बार बैकफुट पर लेके जाने वाले हैं बीजेपी को। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी खुद 370 पार का नारा देते आए हैं, ये कहते रहे हैं 400 पार अब की बार का नारा दे रहे हैं, क्या वो 180 जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी पार नहीं कर पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से महाराष्ट्र की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी अभी आपको बता ही रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है होने जा रहा है और यहां की राजनीति में कैसे बीजेपी बैकफुट पर है। पिछली दफा आप जानिए कि 23 सीटें, 23 सीट्स अकेले अपने दम पर आई थी यहां बीजेपी को महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दहाई का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी। ऐसा क्यों? और क्यों इस फॉर्मूले को, जहां शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीटें मिली हैं, शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीटें चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें चुनाव लड़ने के लिए, इस प्रकार टोटल 48 सीटों में इन तीनों दलों के बीच बंटवारा हो गया है। और उधर आप जानते हैं कि शिंदे गुट, उधर अजीत पवार का गुट यानी शिंदे गुट शिवसेना, अजीत पवार गुट एनसीपी और बीजेपी में भी एक नहीं कई फाड़ हो चुके हैं। कई लोग बीजेपी के नेताओं को बताने लगे हैं कि इस बार तुमको हम हरवा के दिखाएंगे। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र पर बहुत फोकस होकर हम लोगों को भी वहां की राजनीति को समझने की जरूरत है और आप तक पहुंचाने की जरूरत है। एक ओपनिंग कमेंट आपसे चाहूंगा अमलेंदु जी जल्दी से इस मसले पे, इस बंटवारे को किस हिसाब से आप देखते हैं? फिर हमारे साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी का लंबा समय गुजरा है महाराष्ट्र में, खुद भी मराठी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, इसलिए भी इनसे बेहतर कौन बताएगा। और इसलिए इस स्पेशल बुलेटिन में, इस स्पेशल ब्रेकिंग में उनको हम यहां अपने साथ जोड़कर बैठाए हुए रखे हुए हैं और उन तक आएंगे और उनसे जरा सीटों के बंटवारे के अलग अलग पहलू को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बंटवारा है इसको कैसे देखते हैं आप अमलेंदु उपाध्याय जी, और कैसे यहां एक बहुत गंभीर चुनौती, बड़ी चुनौती पेश करते हुए इंडिया गठबंधन जो है अब बीजेपी को दिखा रहा है? देखिए राजीव जी, एक तो महाराष्ट्र कभी भी भारतीय जनता पार्टी का उस तरीके से गढ़ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना के कंधों पर चढ़ के ही राजनीति किया करती थी, उसी के दम पे भारतीय जनता पार्टी इस हद तक वहाँ पहुँची थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को कुछ आश्वासन दे करके और कुछ डीलिंग करके था वो ज़्यादा सीटें हासिल कर ली चुनाव लड़ने के लिए और ज़्यादा सीटों पर लगी और उसकी जीत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद जिस तरीके से जो विश्वासघात हुआ वो सारी चीज़ सब सामने है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मैदान में है उसको लग रहा है कि शायद वो वहाँ ज़्यादा सीटों पर लड़के जो है ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी अकेले अपनी स्थिति में महाराष्ट्र में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसको सहारा लेना पड़ रहा है, अजीत पवार का सहारा लेना पड़ रहा है, एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, राजीव जी, स्वयं की खुद की स्थिति में व्यक्तिगत तौर पे तो कुछ थोड़े बहुत प्रभावी एक आध सीट पे कहीं हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी के तौर पे एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना की लीगेसी को ओन नहीं करते और अजीत पवार शरद पवार की लीगेसी को ओन नहीं करते। अजीत पवार को तो सुप्रीम कोर्ट जो वो कह चुका है कि आप जो इनके नाम का इस्तेमाल करना और इनके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ये तक जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है और जब उनके वकील के द्वारा तो वहाँ कहा गया कि आपने हमारा आदेश समझा नहीं ठीक से, आपको किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जिन अजीत पवार के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है राजीव जी, वो अजीत पवार अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, उनको भी शरद पवार के नाम का सहारा लेना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन बैसाखियों पर है वो बैसाखियाँ कितनी कमज़ोर बैसाखियाँ हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जा रहा है।
जैसा कि आपने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र 48 और 40 सीटें 88 सीटें और इनमें से अधिकांश राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ये दो राज्य भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से डेंट करने जा रहे हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का 180 और 200 का सपना जो चकनाचूर होता है वो दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। निश्चित तौर पे आज के इस घोषणा के बाद, बिहार का तो पहले ही हो चुकी है घोषणा, महाराष्ट्र की आ गई थी, इस घोषणा के बाद निश्चित तौर पे अब मैदान खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर जो संकट में दिखाई पड़ रही है फिलहाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये देख लीजिए कैसे उद्धव ठाकरे बिल्कुल मुट्ठी ऊपर उठाए हुए और नाना पटोले के साथ, और एक जोश दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए साफ साफ दोस्तों इस तस्वीर को बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। और यह तस्वीर बहुत कुछ, एक हाथ से हाथ थामे हुए और दूसरे हाथ को मुट्ठी ऊपर उठाए हुए विजयी मुद्रा में उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कॉन्फिडेंस चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट जो है वो लड़ने जा रहा है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र आए थे। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कल पूर्ण सूर्य ग्रहण था, लेकिन हमारे देश में वो दिखाई नहीं दिया, दुनिया के कई देशों में दिखाई दिया क्योंकि रात के वक्त वो सूर्य ग्रहण था। हमारे यहां रात थी और कई देशों में तो बिल्कुल रात, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण था। और उसी की बात कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे महाराष्ट्र आए थे। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और पीएम मोदी की सभा भी थी। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम उनकी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता की आलोचना कर रहे हैं। यानी यहां साफ साफ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि प्रधानमंत्री के रूप में वो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक नेता के रूप में, और वो नेता जो काफी भ्रष्ट है, उस भ्रष्ट नेता की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्ट नेता का एक तमगा चिपका दिया है उद्धव ठाकरे ने। और यह बात लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे दलों के भी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब पर्सनल मेरी बात होती है तो वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम लोग जिस हथियार से 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने जीता था, उसी हथियार से, यानी लोहा लोहे को काटता है, उसी हथियार से हम 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वह हथियार है भ्रष्टाचार, और पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, यह तमगा हम उनके ऊपर चिपकाने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत यहां दिखाई दे रही है जब आज कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री, भ्रष्ट नेता, भाजपा नेता के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। यानी उनके ऊपर भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या ऐसे बहुत सारे मामले हों जिनमें भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई देता है, वो यहां बता रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो बहुत कुछ होना है। एक बार फिर से डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास आना चाहता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। 21 सीटें शिवसेना लड़ेंगी, 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगी, 17 सीटों पर यानी 17 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 10 सीट्स यानी 10 सीटों पर एनसीपी लड़ेगी चुनाव। 48 सीटों वाले इस महाराष्ट्र में अब इस सीटों के बंटवारे को किस हिसाब से देखा जाए, क्या यहां से विन विन सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए, एक अच्छी सीट जीतने की तरफ बढ़ते हुए ये महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन दिखाई देता है? क्या यहां से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले जो अपनी बात रख रहे हैं, उन बातों में कितना दम दिखाई देता है डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी? और क्या यहां से यह उम्मीद की जाए कि 48 सीटों में से बहुत सारी सीटें इस गठबंधन को आने जा रही हैं और बहुत बड़े बड़े बीजेपी के नेता इस बार निपटने जा रहे हैं, हारने जा रहे हैं? एनसीपी का, कांग्रेस का और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, ये बड़ा अलग तरह की वहां पर की जो केमिस्ट्री है महाराष्ट्र की, उसको साधने में सक्षम है। देखिए, मैंने तो 87 से लेके लगभग 2002 तक वहां पत्रकारिता की और मैंने उत्कर्ष काल देखा है शरद पवार का। आज जिन 48 की 48 सीटें जो हैं वो शरद पवार के हाथों से होकर निकलती थी, कांग्रेस के पास जाती थी। इतना ही नहीं, वो तो ये भी मैनिपुलेट करा देते थे कि उनके उस समय कांग्रेस पे जब थे तो उस समय तो ये था कि बाकी उनके विपक्ष में कौन खड़ा होना चाहिए, कौन नहीं खड़ा होना चाहिए, इसको तक वो मैनिपुलेट करा देते थे।
आज वो व्यक्ति अगर सबसे कम नंबर पर एग्री कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा जोर नहीं दिखाया कि मैं इतना बड़ा नेता हूं, मुझे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वहां पर ईगो का जो जो मामला है वो खत्म हो गया, जो हमें देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में इस इंडिया गठबंधन के साथ भी नजर आया था। लेकिन वहां पे शरद पवार ने सबसे कम सीटें ली हैं। ये वही शरद पवार है जो, जैसा मैं बता रहा हूं कि पूरे 48 सीटें जो महाराष्ट्र की है वो तय किया करते थे। आज वो इन चीजों को कोई अपना ईगो का इशू नहीं बना रहे हैं। दूसरा, शिवसेना को लेकर देखिए, बाल ठाकरे के साथ उनके शरद पवार के पार्टी के कभी बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन आज उन्होंने सबको इसमें पैचअप कर दिया कि वो जानते हैं कि इस समय आपका एकत्र होकर लड़ना जो है वो बेहद आवश्यक है। और तीसरा जो है, कांग्रेस के पास अपना बड़ा संगठन आज भी है। कांग्रेस मूल रूप से एक महाराष्ट्र जो है मूल रूप से कांग्रेस का ही ये रहा है, राज्य रहा है, हमेशा से रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता जो है वहां पर, आप देखिए देश का जो सबसे पहला जो लोकसभा का अध्यक्ष था जीटी मालवंकर, वो वहां से हुए। जॉर्ज फर्नांडिस को वहां से जगह मिली। बहुत सारे मृणाल गोरे नेता, तमाम समाजवादी जो नेता थे वहां से निकले। कांग्रेस के बड़े नेता निकले, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी अच्छे नेता निकले वहां पर से, जिसको प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे वगैरह वगैरह। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का मसला जो है, उन्होंने आपसी मतभेदों का पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसी एकजुटता के साथ जब वो जाएंगे जनता में, हालांकि इसका परिचय वो पहले भी दे चुके हैं, अभी तक के तमाम रैलियों में वो इकट्ठे रहे, सब जगह गए, चाहे वो पटना की रैली हो, चाहे बंबई की रैली हो, हर जगह गए, दिल्ली की रैली हो, और वहां पे उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जो एकजुटता दिखाई है, यही एकजुटता जो है ये सड़क पर भी हमें दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद है। इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, नाना पटोले जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के लिए काम करेंगे, उन्होंने इशारा किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि वे एकदम भ्रष्ट नेता है वगैरह वगैरह। असली बात तो एक देखिए कि ये एक ऐसा परिवार है शरद बाल ठाकरे का, जिसने कभी किसी बड़े नेताओं की कोई ऐसे कदर नहीं किए। बाल ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा करते थे, वो उसे कमलाबाई कहा करते थे, और कहते थे कि कमलाबाई महाराष्ट्र में वही करेगी जो मैं कहूंगा। हालांकि ये थोड़ा बहुत डेरोगेटरी हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, और ये कई बार कोट भी हुआ है, ये पब्लिक डोमेन में भी है, इसलिए मुझे भी ये कहने में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो साफ किया करते थे बात। उसी तर्ज पर शिवसेना जो है अगर उतरती है, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र का जो मिडिल क्लास है, और वो क्लास जो छोटे छोटे काम करता है चालों में, खोलियों में, और छोटे वहां का जो दादर के इलाका है, वर्ली के इलाका है, बहुत सारे इलाके हैं मध्यम वर्गीयों के और निम्न वर्गीय समुदाय के, वो इस चीज को पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब क्योंकि मैंने वहां पत्रकारिता की, जैसा मैंने बताया, तो वहां की मानसिकता ये है कि जो दबंगाई से इस प्रकार से बात करेगा। इसके बावजूद आप देखिए कि बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक महाराष्ट्र की अस्मिता का आज भी वो प्रतीक है, इसके बाद भी। तो दूसरी बात ये हुई कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया, तो उसके प्रति जो है आज भी लोगों में रोष है। इन चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ जब उतरेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ जो सीटें थे, जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से हाल के कुछ लोगों को जो तोड़ा गया है इसके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के ही हैं। हाल ही का अशोक चौहान, उसके बाद आप देखिए कि मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई की सीट पर लड़ना चाहते थे, जो उनके पिता मुरली देवड़ा की सीट थी, और वहां से पहले भी एक बार लोकसभा में जा चुके हैं। लेकिन वहां पर अरविंद सावंत जो है वो शिवसेना के बहुत अच्छे नेता हैं, उनको टिकट दी गई है, और कोई थोड़ा रोकना चाहूंगा मिलिंद देवड़ा चले गए उधर। उसके बाद अब थोड़े दिनों पहले अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी से एक और संजय निरुपम भी चले गए, संजय निरुपम भी छोड़ गए, संजय निरुपम चले गए। हाँ, तो ये दोनों नेताओं का जाना, अशोक चौहान चले गए, इतने बड़े बड़े नेता चले गए, इनका जाना क्या असर करेगा? क्या यहां पर कांग्रेस बैकफुट पे दिखाई देती है या फ्रंट फुट पे दिखाई देती है? ये जानना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के डिफेंसिव लोग जो हैं, जो डिफेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इतने बड़े बड़े नेताओं को हमने तोड़ दिए, और जब इतने बड़े बड़े नेता टूट गए तो क्या एक युवा कांग्रेस का यहां कांग्रेस जो है वो तैयार हो रही है? क्या जिस बारे में राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि जिसको जाना है चले जाओ, हम हैं यहां और फाइट करेंगे,
और राहुल गांधी, याद कीजिए उस समय जब वीडियो संदेश उन्होंने दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, उस समय उन्होंने कहा था, और उसके बाद कई लोग चले गए। लेकिन कांग्रेस में कई लोग आ भी रहे हैं, जो गए थे वो आ भी रहे हैं। आज ही एक बहुत बड़ी एंट्री हुई है कांग्रेस में। अभी से थोड़ी देर पहले इसी चैनल पे आप लोग देख रहे थे दोस्तों, कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो हरियाणा के बहुत बड़े, बहुत कद्दावर नेता और मंत्री रहे हैं। मुझे जहां तक ध्यान है कि वो पंचायत मंत्री थे, रूरल मिनिस्टर थे उस समय, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। 14 में चले गए थे वो बीजेपी में, लेकिन कुछ दिन पहले हिसार से उन्हीं के बेटे सांसद हैं बृजेंद्र सिंह जो है वो आए। आज पूरा परिवार उनके साथ कांग्रेस में आ गया है और माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी हारने के लिए तैयार है। यानी ये कहा जा रहा है, इसलिए हारने के लिए बीजेपी तैयार है और जीतने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों का वहां गठबंधन है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता हरियाणा में जो हैं अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आ भी रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की जब हम चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में संजय निरुपम, फिर अशोक चव्हाण, फिर ये तमाम नेता, आखिर क्या ये माना जाए कि इनका जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इनके जाने से शायद कांग्रेस को और फायदा होगा? कैसे देखा जाए इसको, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? जी देखिए, मिलिंद देवड़ा की ताकत क्या थी? मिलिंद देवड़ा की ताकत के लिए थी कि उनके पिता जो मुरली देवड़ा हैं वो एक बहुत बड़े नेता थे। वो वर्षों तक मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। सभी उन्होंने कई मुख्यमंत्री देख लिए मुरली देवड़ा ने, और उन्होंने कई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देख लिए, लेकिन मुरली देवड़ा को कोई हटा नहीं सका था। दक्षिण मुंबई उनकी सीट थी, क्योंकि वो बहुत बड़े फंड रेजर भी माने जाते थे। उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका संपर्क भी था, संबंध भी था। यहां तक कि जब दुनिया में पहली जो इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी मुरली देवड़ा बने थे। बिल क्लिंटन को वो लेके भारत में आए थे। तो प्रमोद महाजन, सभी पार्टियों में उनके बड़ी अच्छी मित्रता थी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़े फंड रेजर थे। और वो दान वान का भी इंतजाम किया करते थे, किस प्रकार से आर्थिक जो ये होते पक्ष है उसको वो संभाला करते हैं। मिलिंद देवड़ा की एकमात्र उपलब्धि केवल ये थी कि वो मुरली देवड़ा के पुत्र हैं। इसके बाद, और वो ये भी जानते हैं कि अगर दक्षिण मुंबई की सीट मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकता। संजय निरुपम अभी कुछ दिनों पहले छोड़ने के बाद बता रहे थे कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर्स बन चुके हैं। एक ऐसा भी समय था जब ये शिवसेना छोड़कर आए थे, उसके बाद पूरी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था संजय निरुपम का। सुनील दत्त जैसा व्यक्ति इनके कारण बेचारा बीमार पड़ गया। गुरदास कामत जैसा एक बड़ा नेता जो कांग्रेस का, वो भी एक तरह से घर में बैठ गया था नाराज होके। वो संजय निरुपम को सोनिया गांधी ने टिकट दी थी कि ये व्यक्ति एक रिस्क लेके आया है तो इसे वहां पर लड़ाया जाए। कृपा शंकर सिंह जो एक कांग्रेस के नेता थे, अब वो भी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। कृपा शंकर सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग चाहे नाराज हैं, लेकिन संजय निरुपम को लोकसभा के लिए आप जिता के लाइए। बाद में जब वो सहारा खत्म हो गया तो संजय निरुपम अपने बल पे चुनाव नहीं जीत सके थे। वो भी 2 चुनाव हारे हुए व्यक्ति हैं। तो ये जो लोग हैं, इनकी ताकत ये खुद नहीं थे, इनकी ताकत जो थी वो कांग्रेस थी। इस बात को भूल गए। अभी आप ये तीनों, अशोक चव्हाण, संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा, कहीं से भी चुनाव लड़कर दिखा दे अपने आप, मुझे नहीं लगता कि अपने दम पर वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। इसलिए ठीक है, उनका जाने से कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, इसका नाप तो लोग करें, लेकिन कांग्रेस इस समय जो है, जितने लोग हैं वो सारे के सारे निष्ठावान हैं। उद्धव ठाकरे के साथ वो सारे लोग हैं जो उनको छोड़ के नहीं जा रहे हैं उनके संकट की स्थिति में। और ऐसे ही शरद पवार के साथ अब वही लोग बच गए हैं जो हर हालत में उनके निष्ठावान हैं। देखिए, इसमें जैसे छगन भुजबल वगैरह जो है, इनको तो शिवसेना से तोड़कर खुद शरद पवार लाए थे, आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात है। ये सारे शरद पवार के बनाए लोग थे। तो आज लोग इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों जो है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये अपने ही लोगों से धोखा खाए हुए हैं। यही जो सहानुभूति जो है, ये बड़ा फर्क पैदा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये अटूट है। देखिए, पिछले 1-1.25 साल से लगातार बने हुए साथ साथ काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनसीपी और शिवसेना के धड़ों को जो वो लेके गई है बीजेपी, उनको साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो लगता है कि 48 की जो सीटें हैं महाराष्ट्र की, उसमें एक बड़ा चंक जो है, बड़ा हिस्सा जो है, वो कांग्रेस, मतलब जो इंडिया गठबंधन है, वो पाने जा रहा है। ऐसा बहुत साफ है राजीव जी। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में इंडिया ने कैसे कमाल कर दिया है। चुनाव से पहले अगर आप सोचेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जी हां, बिल्कुल जो कह रहे हैं हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं महाविकास अघाड़ी की सरकार को वहां
एक नाथ शिंदे ने गिरा दिया था। एक नाथ शिंदे पाला बदलते हैं, शिवसेना को तोड़ते हैं, शिवसेना में दो फाड़ होता है और उसके बाद बीजेपी के साथ एक नाथ शिंदे सरकार बनाते हैं। इतना नहीं, आगे बढ़ते हैं जब हम तो देखते हैं कि जिस अजीत पवार को नरेंद्र मोदी पूरा भर भर के गालियां बरसा रहे थे, उसी अजीत पवार को कुछ दिनों में अपने खेमे में ले आते हैं और एनसीपी में भी दो फाड़ करवाते हैं। लेकिन आप यह सोचिए दोस्तों कि अगर समाज में, परिवार में और किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आसपास के लोग क्या कहते हैं कि भला हुआ, अच्छा हुआ दो फाड़ हो गया, या कहते हैं नहीं जी अच्छा नहीं हुआ, जो चल रहा था ये या जो बीजेपी ने किया वो अच्छा नहीं किया। आप महाराष्ट्र के अगर रहने वाले हैं तो आपको जरूर ये बात पता होगी कि अगर किसी से भी पूछिए कि शिवसेना उद्धव गुट जो आज अलग है, जिसके पास अपना निशान तक नहीं है, एनसीपी जो शरद पवार का गुट नहीं बल्कि अजीत पवार का गुट है, उसके पास एनसीपी का ओरिजिनल चला गया, ओरिजिनल सिंबल चला गया। एक नाथ शिंदे के पास शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल चला गया और उसके बाद आज क्यों परेशान है एनसीपी? आज आपको पता है एक नहीं दो बार शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह अर्जी लगा चुका है कि हमारे चेहरे का, यानी शरद पवार के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं अजीत पवार अपने चुनाव प्रचार में। क्या उनके पास अपना चेहरा तक नहीं है? और ये सारी बातें कहीं ना कहीं असर करती हैं वोटर्स पे। जो वोट देने जाते हैं अमलेंदु जी, वो ये जरूर देखते हैं कि आपने गलत काम किया है, और जब आपने गलत किया है तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। और यही डर है शिवसेना शिंदे गुट को, यही डर है एनसीपी अजीत पवार गुट को, और यही डर है जो इन दोनों में भेद करवाया, जिसने बंटवारा करवाया, वो है बीजेपी को। आज स्थिति ऐसी है कि लोग तो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी तक चुनाव हार सकते हैं। अगर नितिन गडकरी तक चुनाव हार सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र बिल्कुल बदल चुका है, और ऐसा ही बिहार भी हम कहें तो बिहार भी बदल चुका है। अश्विनी चौबे की बात हमने कल बताई थी। बक्सर से वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको इस बार नहीं उतारा गया, उनको किनारे कर दिया गया, और उन्होंने बोला अश्विनी चौबे ने कि शायद मेरा ब्राह्मण होना ही मेरे लिए काल बन गया। तो क्या यहां अगड़ों की लड़ाई में भाजपा पिछड़ चुकी है? क्या यहां फूट डलवा के जो राज करने की राजनीति थी उसमें भाजपा पिछड़ चुकी है? लेकिन इसके साथ साथ जो बातें कह रहे थे उद्धव ठाकरे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली पूरा का पूरा जो है वो मराठी लैंग्वेज में है। हमारे बहुत सारे साथी मराठी लैंग्वेज नहीं समझते होंगे, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को हम नहीं सुना रहे हैं लेकिन जो बातें वहां हुई हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि 21 सीटों पर अब शिवसेना उद्धव गुट को चुनाव लड़ना है, जो सीटों का बंटवारा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर यानी 17 सीट्स पे चुनाव लड़ेगी, और एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां जब उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भ्रष्ट भाजपा नेता के नाते हम उन पर ये बातें कह रहे हैं। भ्रष्ट भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को हम ये बातें सुना रहे हैं, ये साफ साफ यहां कह रहे थे उद्धव ठाकरे। और ये जो भ्रष्ट बात है, भ्रष्टाचार, चाहे भ्रष्टाचार हो या परिवारवाद हो, इन दोनों पर इंडिया गठबंधन ने साफ साफ प्लान बना लिया है कि भाजपा को घेरना है। जो भाजपा लगातार आंखें मूंद कर परिवारवाद का नाम लेकर बीजेपी को के